नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आप सभी के लिए प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे संस्थान में हेड ऑफिस में 22 जनवरी से एडीओ का क्लास जो है शुरू हो चुका है, जो संचालित हो रहा है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल कॉम्बो बैच आरक्षक, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए जो है 3 फरवरी से शुरू की जा रहा है। ये जो क्लासेस है वो हमारे सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में होगा। इसका जो समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए 3 फरवरी 2025 से क्लास शुरू किया जा रहा है। ये क्लास भी हमारे सिटी प्लाजा वाले ब्रांच से संचालित किया जाएगा। इसका समय रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे नंबर आपको दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक के संबंध में मैं कुछ जानकारी आप लोगों को अपडेट करने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे कि आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये हमारे प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो संपूर्ण परीक्षा जो होगा वो 100 अंक का होगा और 100 अंक के इस परीक्षा में हमारा जो विज्ञान का जो वेटेज है वो टोटल है 60 अंक का और कुल प्रश्न होंगे 60। इसमें यहाँ पर जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का सिलेबस होगा। तो आपको ज्यादा कठिन प्रश्न मिलने की संभावना जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्तर जो है बहुत ही सरल नहीं होगा। यहाँ पर सामान्य विज्ञान के 60 अंकों के 60 प्रश्न के अलावा सामान्य अध्ययन या जीएस का जो है 40 अंक के कुल 40 प्रश्न भी शामिल है, जिसमें भारत के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ का पोर्शन और भारत और छत्तीसगढ़ के संबंध में समसामयिक घटनाक्रम को पूछा जाएगा। तो यही हमारा परिचारक का जो है एक सामान्य सिलेबस है। इसमें जो हमारा फोकस रहेगा साइंस सेक्शन में 60 अंक के लिए, उसमें मैं आप लोगों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कराऊंगा, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। अन्य जो हमारा विषय है जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी शामिल है, ये भी हमारे एमसीक्यू सीरीज में आगे आने वाले वीडियोस में आएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर एक शेड्यूल के हिसाब से 60 अंकों के लिए पूरा फोकस करेंगे। हमारा आज का जो वीडियो है ये इसी क्रम में पहला वीडियो रहेगा, तो अंत तक जरूर बनिए रहेगा। चलिए आज हम जो है पहला एमसीक्यूज का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? देखिए, रसायन विज्ञान के एमसीक्यूज को आज हम लोग लेकर आए हैं। ऐसे ही सेम एमसीक्यूज आपको बायोलॉजी और फिजिक्स में भी मिलेगा। इसका जो स्तर है 9वीं 10वीं पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है। कुछ यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है, तो आपको बहुत सरल क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेगा। कंपटीशन के हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें ध्यान रखिएगा, अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऊर्ध्वपातन को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन सी प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन डी भापीय आसवन द्वारा। दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, ये जो ऊर्ध्वपातन होता है इसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए किसमें बदल जाता है? सीधे वाष्प में बदल जाता है।
इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करते हैं। अशुद्ध जो कपूर होता है, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये गैस बनकर उड़ जाता है और बाद में इसी गैस से हम लोग जो है कपूर को प्राप्त कर लेते हैं। नेफ्थेलिन जो होता है, नेफ्थेलिन को भी इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो गिवन क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है? शुष्क बर्फ या इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आसुत जल से बनी बर्फ, ऑप्शन सी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो शुष्क बर्फ होता है ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सॉलिड CO2, ये सामान्य बर्फ की तुलना में काफी ज्यादा ठंडा होता है। सामान्य बर्फ का जो टेम्परेचर है -2 से -3 तक आपको मिल जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 तक आपको मिलेगा। सॉलिड जो CO2 होता है इसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस तक जा सकता है। ये डायरेक्ट हमारे त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसका प्रयोग हम लोग जनरली आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम निर्माण में, यहाँ पर अस्थायी रूप से चीजों को ठंडा करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। यहां पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। ऑप्शन बी, जल एवं पेट्रोल की मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन सी, जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। ऑप्शन डी, जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब पेट्रोल का आग लगता है तो जब हम लोग उसमें जल डालते हैं तो पेट्रोल हल्का होता है जल से, तो जल जो है नीचे चला जाता है, जल के ऊपर ही पेट्रोल तैरता रहता है और उसको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरीके से मिलता रहता है। जब तक उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, वो जब जितनी मात्रा में पेट्रोल है वो पूरा नहीं जल जाएगा, तब तक वो बुझेगा नहीं। इसलिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी जो है वो नहीं होता है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अवसादन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी अपकेंद्रन, ऑप्शन डी आसवन। दूध से मक्खन निकालने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो विधि है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो पात्र है उसके केंद्र से बाहर की ओर जो है फोर्स अप्लाई होता है और दूध से मक्खन निकालने के क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, इसी प्रकार की फोर्स को देखते हैं, जहां पर जो क्रीम होता है वो बर्तन के इस वाले परिधि में आकर क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है। ये जो विधि है, इस विधि का प्रयोग हम लोग और कहां कहां पर करते हैं, तो एक होता है हमारा वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में कहां पर होता है, जब हम लोग कपड़ा को सुखाते हैं तो ये जो वॉशिंग मशीन होता है, ये वॉशिंग मशीन क्या करता है, जब ड्रायर घूमता है तो उससे जल के अणु छिटक कर दूर चले जाता है। ये जो वॉशिंग मशीन है इसको ड्राई करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग कर रहा है। दूसरा कहां पर हम लोग देखते हैं इसका, तो यहां पर हम लोग ब्लड टेस्ट जब करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तो यहां पर भी इसी प्रकार के नियम का क्या होता है, लागू होता है। तो यहां पर ध्यान रखना, जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? जल का अणु जो होता है, H2O में हम लोग देख पाते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। यहां पर कौन सा आबंध या बंध विद्यमान होता है, तो हमें ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए विद्युत संयोजक आबंध, ऑप्शन बी सहसंयोजी आबंध,
ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध और ऑप्शन डी वैन डर वाल्स आबंध। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा जो जल के जो अणु होते हैं, वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन बंध के कारण, जुड़ने के कारण ही इसमें बहने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक मतलब होता है आइसोटॉप्स, यदि उनमें डैश क्या हो। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन बी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। ऑप्शन डी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षय की विधियां भिन्न हो। यहां पर जो गिवन क्वेश्चन है समस्थानिक कहा जाता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु संख्या, जो द्रव्यमान संख्या होता है वो भिन्न होता है। जैसे कि हम लोग कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन 12, कार्बन 14। आपका हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का ही आप देख लीजिए 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है आइसोटॉप्स के। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको भरने का नियम जो है कैसे हम लोग यहाँ पर लागू करते हैं, कौन से नियम द्वारा, कौन से सिद्धांत द्वारा? तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन सी, हुंड के अधिकतम बहुलता नियम द्वारा। ऑप्शन डी, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो जो परमाणु में कक्षों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है वो होता है ऑप्शन ए द्वारा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं। आप सभी को पता होगा जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये परमाणु का नाभिक होता है, इसके चारों ओर हम लोग ऊर्जा स्तर को बनाते हैं। ये जो चारों ओर ऊर्जा स्तर हम बना रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको भरने का क्रम कैसे ज्ञात करते हैं? ऊर्जा स्तर को हम लोग बोलते हैं के एल एम एन। या हम इसको बोल सकते हैं 1 2 3 4। जो कक्षा है उसमें उपकक्ष भी होते हैं। उपकक्ष को हम लोग एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडी एफ के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें जो सीक्वेंस है नंबर का, इसको अगर आप डालोगे फर्स्ट एस 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो एक। तो यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है इसके कक्षकों का, अगर हम इसको बाहर निकाल दे तो हमें एक ऊर्जा स्तर जो है ना अधिक कम से अधिक की ओर बढ़ता हुआ मिलता है। वो जो सीक्वेंस है वो कौन सा है? फर्स्ट एस, फिर आप लोग देखिए 2s 2p, फिर आप लोग देखिए 3s 3p 3d, फिर आपके सामने आ रहा है 4s 4p 4d 4f। यही जो है ना सीक्वेंस चलेगा। अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, कक्षों के भरने का क्रम कैसे नियंत्रित होता है, तो यहां पर आप देखिएगा ये निम्न ऊर्जा स्तर से कैसे बढ़ेगा? ये इस तरफ से बढ़ेगा ऐसे। पहले फर्स्ट एस में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर ये आएगा 2p में, फिर 3s 3p 4s, फिर ये आएगा 3d 4p, ये फिर 4d। इस तरह से क्या चलता है? इसका सीक्वेंस चलता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा हमारा जो कक्षों का भरने का क्रम नियंत्रित जो होता है वो निम्न से उच्च की ओर होता है। तो इस नियम के लिए हमारे पास जो है सिद्धांत है वो है कौन सा?
ऑफबाउ सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या से, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या से, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या से। रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अगर ये ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं किया है, अपना अष्टक पूरा नहीं किया है, तो ये किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग जरूर लेगा। अगर ये धातु है तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये हाईली अभिक्रियाशील होगा। अगर इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो तत्व के रासायनिक गुणों को कौन निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान रखना, ऑप्शन सी जो है हमारे क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समभारिक परमाणुओं के विषय में सत्य कथन है। समभारिक जो होता है आइसोबार्स, इसमें सत्य कथन कौन सा है हमें बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। हमारा ऑप्शन बी है परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी समभारिक परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। और ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या भिन्न परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समभारिक का मतलब है द्रव्यमान संख्या समान होगा भाई, परमाणु संख्या भिन्न होगा। हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या संभव है। अधिकतम संख्या संभव है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 32। जो अष्टक नियम है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल जो है वो क्या कहता है? ऑक्टेट रूल के अनुसार परमाणु का जो बाह्यतम कोश है वहां पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं हो सकता है भाई, चाहे उस कोश के इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अधिक क्यों ना हो, वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8 इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है? आइसोटोप्स। तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था, यहां पर प्रोटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, यहां पर ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है, यहां पर ट्राइटियम एक समस्थानिक है। 3 समस्थानिक है, तो तीनों समस्थानिक हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। कहां पर है? ऑप्शन डी में। ध्यान रखना, इसका जो ये ऑप्शन फर्स्ट में जो प्रोटियम लिखा हुआ है, प्रोटियम, यही हमारा सामान्य हाइड्रोजन है, सामान्य हाइड्रोजन। और जो आप लोग ड्यूटेरियम देख रहे हो, डी, इससे हम लोग भारी जल बनाते हैं D2O, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसी का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है भाई। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मंदक या मॉडरेटर के रूप में। न्यूट्रॉन का जो बम्बार्डमेंट होता है उसको ये रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मॉडरेटर के रूप में। यहीं पर जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वहां ग्रेफाइट के छड़ का भी प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट छड़, कैडमियम के रॉड का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो है मॉडरेटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ट्राइटियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव
क्या है, समस्थानिक है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है, एक तरफ सूची एक में आविष्कारक दिया गया है और एक तरफ जो है उसके आविष्कार है, हमें इसको क्या करने हैं, मैच करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए में, सूची 1 में क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स के जो खोज करता है वो आप सबको पता है, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें तो जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के जो खोज करता है वो ई गोल्डस्टीन, और यहां पर रदरफोर्ड भी होता है, रदरफोर्ड दोनों रहते हैं। परमाणु नाभिक के बारे में बात करें तो फिर से आ जाएगा रदरफोर्ड। इस प्रकार से हमारा जो सूची 1 होता है सूची 2 से क्या हो जाता है, मिल जाता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा नंबर हो जाएगा और डी का हो जाएगा दूसरा। तो ये जो ऑप्शन ए है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है, अष्टक या ऑक्टेट जो है वो कैसे कंप्लीट करेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ऑप्शन बी, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके। ऑप्शन सी, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी विधियों से। देखिए कोई भी जो तत्व होता है वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, और ये जो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है, कई प्रकार के जतन करता है, जिसमें से ए, बी और सी ये तीनों जो जतन है ये शामिल है भाई। ये तीनों जो उसका जो प्रयास है वो शामिल है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु जो है अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी सकता है और साझेदारी भी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी यौगिकों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। विद्युत संयोजी यौगिक या इसी को हम लोग आयनिक यौगिक भी बोलते हैं, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः आवेशों के मध्य होता है, वो भी विपरीत आवेश। जैसे हम बात करते हैं NaCl, NaCl जो होता है Na+Cl- एक प्रकार का संयोजी यौगिक है, इसको हम लोग आयनिक यौगिक भी बोलते हैं क्योंकि आयंस के कार्य से बंध बना हुआ है। एक आ जाएगा आपका MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक आ जाएगा आपका Fe2O3। ये सभी क्या है, हमारा विद्युत संयोजी यौगिक है, इसको हम आयनिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए ये रवेदार संरचना वाले एवं कठोर होते हैं। ऑप्शन बी, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन सी, जल में विलेय परंतु बेंजीन में अविलेय होते हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है विद्युत संयोजी यौगिकों के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है, देखिए ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जल की अगर हम बात करें तो जल में हाइड्रोजन बंध होता है, ये तो बिल्कुल श्योर है, आपको इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। DNA जो होता है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। DNA में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के जो बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उसके बीच में पाया जाता है। जैसे ये जो DNA का श्रृंखला है, ये रहा आपका DNA का श्रृंखला, मैं रफली बना रहा हूं, और ये जो DNA का श्रृंखला है इसमें जो आप लोग डंडे देख रहे हो ये है हमारे पिरिमिडीन और प्यूरिन,
और यहां पर होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 क्षारक यहां पर पाया जाता है। इसी में एडेनिन जुड़ता है थायमिन के साथ 2 बंध के साथ, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो बॉन्ड जो आप देख रहे हो यही बॉन्ड तो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही बॉन्ड है जो डीएनए की श्रृंखला को स्टेबल करता है। डीएनए की श्रृंखला को स्थायी रखने के लिए यही हाइड्रोजन बंध जो है वो कार्य करता है। जब इसको तोड़ा जाता है बीच से, तो जब इसके दोनों न्यूक्लियोटाइड अलग होते हैं तो यहां पर एंजाइम कार्य करता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है यहां पर कार्य करता है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, यहां पर भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और प्रोटीन में तो पाया ही जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों तथा अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, संबंध पूछा है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद और अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारक के द्रव्यमान के बारे में संबंध पूछा है। तो हमें एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोजियर। लेवोजियर ने दिया था 1789। क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो क्या है? चेंज नहीं होता है। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है। ऑप्शन बी, उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से अधिक होता है। ऑप्शन सी, उत्पादों एवं अभिकारकों का द्रव्यमान समान होता है। यही हमारा क्या होगा? आंसर है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको लेवोजियर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? पीएच मान या पीएच को हम लोग बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए एक स्केल जारी किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। थोड़ा सा उस स्केल के बारे में हम लोग जानते हैं। ईयर है 1909, 1909। व्यक्ति है सोरेनसन। सोरेनसन जो है डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल इजाद किया था। पीएच स्केल बोलते हैं उसको। क्या था? 0 से 14 तक के अंक को शामिल करके बनाया था। यहां पर अगर हम लोग एक लाइन खींचे तो बीच में एक मीडिएटर रहेगा, 7 नंबर डालेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। और यहां पर रहेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 0 से लेकर 14 तक के अंक को इस स्केल में शामिल किया गया है, जिसमें से 7 बिंदु पर कोई पदार्थ का पीएच मान अगर होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल या इसको बोल लेते हैं हम लोग उदासीन। अगर 7 से आगे होता है तब हम लोग इसको मानते हैं बेसिक, इसको बोला जाता है क्षारीय। और 7 से कम होगा तो हम लोग मानेंगे एसिडिक, इसको बोलते हैं हम लोग अम्लीय। तो ये जो स्केल है वो क्या दर्शाता है? किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता के होने को दर्शाता है। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है? तो यहां पर पूछ रहा है पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता नहीं होगा।
ऑप्शन बी किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन। ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। तो गिवन ऑप्शन में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता होने का मूल्यांकन हम इसके माध्यम से करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग हाइड्रोजन की शक्ति को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तेजाब का मूल रसायन मतलब बेस जो केमिकल होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HCl। इसमें जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग रसायन उद्योग का बेस रसायन है वो मानते हैं। तेजाब में भी यही होता है। ये CGPSC और व्यापम में ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा चुका है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको कार की बैटरी में भी मिल जाता है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछ चुका है व्यापम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक, या हम लोग बात कर रहे हैं NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, ये किससे बनता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से। ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन सी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन डी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। खाने का नमक होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होगा, इसमें कमजोर अम्ल क्षार की जरूरत नहीं है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया को हम लोग बोलते हैं अम्लराज कहा जाता है। देखिए ध्यान रखना, ये जो अम्लराज होता है ये बेसिकली HNO3 और HCl को मिलाकर बनाया जाता है। इसका जो रेशियो होता है 3:1 के रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को, पैलेडियम को, ये सभी मेटल को क्या करता है? ये पिघला सकता है, गला सकता है। इसकी ये जो प्रकृति होती है ये हाईली कोरोजन वाला होता है, ये हाई लेवल का संक्षारक प्रकृति का होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि करेंगे तो उसका आयतन जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर हम लोग देंगे, यहां पर किसी गैस को हमने भरा हुआ है और यहां पर क्या करेंगे, इधर से हम लोग हीट देंगे, अगर यहां से हीट देंगे तो ये क्या होगा? इसके अणुओं में प्रसार होगा, फैलेगा। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था, बढ़ेगा, विल इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है प्रकृति का? तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा। सबसे हल्का धातु तत्व में आ जाएगा हमारा लिथियम। लिथियम जो है सबसे कम घनत्व डेंसिटी वाला जो है धातु तत्व भी है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? बैटरी निर्माण में। गाड़ियों के बैटरी, मोबाइल के बैटरी, लैपटॉप के बैटरी, इन सब में हम लोग लिथियम का ही तो प्रयोग करते हैं। लिथियम आयन बैटरी लिखा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? हमारे पास आवर्त सारणी में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।
एक तो है मेटल और एक है नॉन मेटल। मेटल की बात करें तो मेटल में हमें मिलता है Hg मरकरी, और नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मिलता है ब्रोमीन। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है इसके बारे में कुछ विशेष चीजों को ध्यान रखना, जैसे कि ब्रोमीन का उपयोग जो है कहां पर किया जाता है, फोटोग्राफी के क्षेत्र में। फोटोग्राफी इस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जैविक उपयोग तो नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी वगैरह में इसका जो है उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है डैश। कौन सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप? पीओपी जिसको हम लोग बोलते हैं, पीओपी। इसका फॉर्मूला है CaS4 इंटू हाफ H2O। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन सी में कैल्शियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी में कैल्शियम ऑक्सलेट। हमारा आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaS4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ध्यान रखना, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं? मूर्ति खिलौने निर्माण में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। और कहां पर करते हैं? भवन निर्माण में, भवन निर्माण के क्षेत्र में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये हम लोग बनाते कैसे हैं? जिप्सम। जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो पानी जब वापस से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें जिप्सम में, इसलिए पानी पड़ने पर भी ये क्या होता है? मेल्ट नहीं होता है। तो जो मूर्तियां हम लोग बनाते हैं जैसे गणेश चतुर्थी में, नवरात्रि में, तो पीओपी का बैन क्यों किया गया है? पानी में आप डालोगे, भगवान को विसर्जित करोगे, माता रानी को विसर्जित करोगे, तो वो उसका जो पीओपी है वो क्या नहीं होता है? घुलता नहीं है, प्रदूषण फैलाता है लंबे समय तक, इसलिए बैन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और एक तरफ दिया है सूची 2। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा है? सबको पता है चांदी होता है। ये चांदी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सर्वाधिक होता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है एक्चुअल में? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें सर्वाधिक है, इसलिए सबसे अच्छा क्या हो जाता है? चालक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा होगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु। लचीली, पीट कर बढ़ाए जाने योग्य मतलब आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है, ठोकने और पीटने पर जो टूटता नहीं है, चपटा होता है। सोना, गोल्ड का फॉइल आता है ना, सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल मिठाइयों के ऊपर लगा रहता है, वही है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा होगा, लेड, पीबी लेड, इसको हम लोग बोलते हैं सीसा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो सूची 1 और सूची 2 को हम लोग ऐसे मैच करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक में सिल्वर या चांदी जो है वो नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, लूनर कास्टिक, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी हार्न सिल्वर, और ऑप्शन डी रूबी सिल्वर। सिल्वर या चांदी नहीं है। हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए, ये लूनर कास्टिक नहीं होगा,
ये जर्मन सिल्वर होगा। जर्मन सिल्वर जो होता है एक प्रकार का मिश्र धातु है, और मिश्र धातु के निर्माण में हम लोग प्रयोग करते हैं कॉपर, जिंक और निकेल का। यही जो होता है हमारा जर्मन सिल्वर कहलाता है। ये चांदी नहीं है, केवल इसका नाम है जर्मन सिल्वर। बाकी जो है हार्ना सिल्वर और रूबी सिल्वर एक प्रकार का सिल्वर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा हो जाएगा सही। जो वनस्पति घी बनाते हैं तो वनस्पति जो ऑयल होता है, ऑयल में हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है और उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है। तो हाई प्रेशर टेम्परेचर में जब हम लोग उसको घुमाते हैं तो जो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑयल के जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर उससे जो है वो लास्ट में घी जैसे पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अश्रु गैस, या इसको हम लोग बोलते हैं टीयर गैस। इसको एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, लैक्रीमीटर। लैक्रीमीटर जो होता है अश्रु गैस का ही एक अन्य नाम है। अश्रु गैस का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, जैसे अनियंत्रित हो गया है भीड़, अनियंत्रित भीड़ को काबू में करना है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अश्रु गैस का गोला दागते हैं। जनरली इसी काम के लिए यूज में लाया जाता है। जहां पर भी हमारे त्वचा के संपर्क में आता है, त्वचा के संपर्क में आने पर ये जलन और खुजली उत्पन्न करता है, जलन और खुजली। इससे क्या होता है, जो हमारा त्वचा है वो तेजी से जलन और खुजली करने लगता है। फ्रेश एयर में जाओगे तो 10 मिनट 15 मिनट में वो वापस नॉर्मल हो जाता है। कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, अनियंत्रित भीड़ को काबू में रखने के लिए। इसमें अमोनिया और क्लोरीन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यहाँ पर क्लोरोएसिटोफिनोन, ओलियम कैप्सिकम, इन सभी चीजों का जो है ना टीयर गैस के रूप में कंपोजिशन में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। यहां से हमें क्या कर रहे हैं, सही उत्तर का पहचान करना है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। धातु दिया हुआ है लिथियम। लिथियम है हमारा आवर्त सारणी में प्रथम धातु। हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन तो धातु नहीं है भाई। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यही तो हमारे आवर्त सारणी में फर्स्ट जो वर्ग है उसके एलिमेंट है। इसमें से पहला जो धातु तत्व है वो कौन सा है, लिथियम ही है। हाइड्रोजन को तो हम लोग गैस बोलते हैं, आवर्त तत्व है वो धातु नहीं है भाई। तो हमारा ऑप्शन ए होगा लिथियम, आवर्त सारणी में पहला धातु। ब्रोमीन, ब्रोमीन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एकमात्र द्रव अधातु है। पारा क्या है, मरकरी एकमात्र द्रव धातु है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर में प्रयोग होने वाली एक उपधातु है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 से मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा कूट में, तो ए का हो जाएगा चौथा, बी का दूसरा। देखिए ए का चौथा है क्या, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एंटीमनी, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी बोरॉन।
हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बोरॉन। ये जो बोरॉन है इसका प्रयोग किया जाता है इसको विद्युत रोधी बनाने के लिए। बोरॉन का प्रयोग करने से क्या होता है, ये जो फाइबर ग्लास होता है ये हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है और इसको आप चाहो तो किसी भी आकृति में क्या कर सकते हो, आप ढाल सकते हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोरॉन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है पुनर्लेखन योग्य रिराइटेबल डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए टेलुरियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी पोलोनियम और ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो यहां पर है हमारा सही आंसर होगा टेलुरियम। टेलुरियम का प्रयोग जो होता है पुनर्लेखन योग्य डीवीडी के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है। रेडियो सक्रियता, इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता क्या होता है, ऐसे एलिमेंट होता है जो अपने अस्थायी नाभिक को स्टेबल करने के लिए विकिरणों को उत्सर्जित करता रहता है जहां पर वो पाया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे विकिरणों को उत्सर्जित करता है। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन को। ऑप्शन ए हल्के एवं स्थायी नाभिक वाले तत्वों में, स्थायी नाभिक होगा तो वो विकिरित क्यों करेगा। ऑप्शन बी देखते हैं भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में। ऑप्शन सी धात्विक तत्वों में। ऑप्शन डी अधात्विक तत्वों में। सही आंसर क्या होगा, भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में असत्य कथन है डैश। असत्य बोला गया है, आपको सत्य और असत्य पे ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहां पर ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इनकी परमाणु संख्या यूरेनियम से अधिक होती है। ऑप्शन बी ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन सी ये कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन डी ये रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना यूरेनियम 92 के बाद, इसके बाद में जितने भी एलिमेंट है ये प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा संश्लेषित किए गए हैं, तो प्राकृतिक रूप से तो ये पाए नहीं जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए असत्य कहा गया, सत्य नहीं। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखते हैं, एक तरफ दिया गया है आइसोटोप्स और एक तरफ दिया गया है उससे संबंधित क्षेत्र। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहां करते हैं, शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, अर्बुद मतलब ट्यूमर्स होता है, यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स आप देख सकते हो, ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। तो ये बिल्कुल सुमेलित है, बिल्कुल सही है। आयोडीन 131 का यूज कहां पर किया जाता है, थायराइड के अर्बुद का उपचार करने में, बिल्कुल करेक्ट है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का इलाज करता है, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। डी जो है गोल्ड 198, इसका प्रयोग जो है रेटिना दोषों के उपचार में नहीं करते हैं, इसका प्रयोग जो है ना कैंसर या जो कर्क रोग होता है इसके उपचार में किया जाता है। कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। तो आपका जो है गोल्ड 198 क्या है, गोल्ड का एक आइसोटोप है, इसका प्रयोग किया जाता है इसके इलाज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संशोधित स्पिरिट होती है, संशोधित स्पिरिट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 100% इथाइल एल्कोहल होता है। ऑप्शन बी टिंक्चर आयोडीन। ऑप्शन सी 95% इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन डी मैथिलेट स्पिरिट। देखिए ये जो संशोधित स्पिरिट होता है इसमें 95% इथाइल एल्कोहल होता है। बार बार जब उसको डिस्टिल किया जाता है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये जो
हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल होता है वही संशोधित स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ सूची 1 में प्रोडक्ट दिया है और एक तरफ सूची 2 में इसके सोर्सेस को दिया गया है। बेहद ही सरल क्वेश्चन है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है। फॉर्मिक एसिड कहां पर पाया जाता है, चींटियों के डंक में, चींटियों के डंक में, बिच्छू के डंक में, आपका नेटल वनस्पति के डंक में मिलेगा। साइट्रिक एसिड कहां पर मिलेगा, खट्टे फल में, जनरली हम लोग देखते हैं लेमन इसका बेस्ट सोर्स है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, कच्चा आम और इमली में। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 3, 1 और 2, 3, 1 और 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये एक प्रकार का क्या होता है, कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड के रूप में जाना जाता है। और यही जो डीडीटी जो है, इसी इंसेक्टिसाइड के कारण जो है गिद्धों की संख्या में ह्रास हुआ है भाई। गिद्ध जो होते हैं वल्चर्स की संख्या में कमी हुई है। और ध्यान रखना, जब इस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता था तो खेतों में, घास में, जहां पर भी गाय बैल भैंस इसको खाते थे, उनके पेट में, उसके इंटेस्टाइन में, बॉडी में डीडीटी क्या होता है, स्टोर हो जाता है, रुक जाता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको जब खाते हैं गिद्ध वल्चर्स तो उनकी मौत हो जाती है। इसको बैन किया गया है भाई गवर्नमेंट के द्वारा। इसको नॉर्मली आप यूज करने के लिए ये आपको अवेलेबल नहीं है। तो निम्न में से कौन सा इसके संबंध में सत्य है, तो मैंने तो बता दिया है, एक संपर्क कीटनाशक है, इट इज अ कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची, फिर से यहाँ पर सूची दिया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है ईंधन गैस, एक तरफ दिया है इसके प्रमुख कंपोजिशन कंपोनेंट जो है वो आपको दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन में, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये तो आप जानते हो, ब्यूटेन, प्रोपेन। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन और इथेन। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यही आपका बनाता है क्या, कोल गैस बनाता है भाई, ध्यान रखिए। और जेल गैस जो होता है वाटर गैस, इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईंधन गैस के साथ उसके घटक इस तरह से हमें क्या करने हैं, मैच करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। परिचारक का जो एग्जाम है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन का लेवल जो है आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इससे कठिन क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन जो भी हम लेकर आएंगे आने वाले जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा उसमें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।